इस बिंदु पर इसका क्षेत्रफल सदिश चाहिए। इस बिंदु पर इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे 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 भाग को जोड़ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सब जानते हो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। और एक बात और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सबकी तरह रटाऊंगा नहीं, इस चीज की गारंटी है। जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करोगे आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा और सब कुछ लॉजिकल लगेगा, हर चीज का जवाब आपको पता होगा, इसकी मेरी गारंटी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से समझना है तो डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। 80-90% तो आपको डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है। यहाँ पे एक अनंत लंबाई का तार लिया गया है। यहाँ पे अगर मैं फिर से बनाऊं तो एक अनंत लंबाई का तार ऐसे लिया गया है। अनंत लंबाई कहने का क्या मतलब है? एक ऐसा तार जिसकी लंबाई काफी ज्यादा हो उसको हम लोग सिंपल अनंत लंबाई का तार कहेंगे, यानी इस जिसकी लंबाई अच्छी खासी हो, अनंत लंबाई का तार हो जाएगा। अब अनंत को दिखाने के लिए मैं इसको डैट्स कर देता हूं। अब इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते इस बिंदु को P बोला गया है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब ये ऐसे तो आएगा नहीं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब तक आप आवेश नहीं रखोगे। आवेश तो होगा ना, तभी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। मान लेते हैं क्यों आवेश इस पर है, एक समान रूप से फैला हुआ वितरित है इस पे। अब ये बिंदु है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। मान लेते हैं इससे कोई r दूरी पर ये स्थित है और ऐसे कुछ यहाँ पे है। अब इसके बाद हम जानते हैं ये जो टॉपिक है ये आता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत। ये अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है गॉस के प्रमेय के ना, तो इसका ये मतलब है यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगेगा बिल्कुल। और गॉस का प्रमेय जब लगता है तो गाउसियन पृष्ठ आता है। और भैया यहाँ पे जो गाउसियन पृष्ठ आता है वो एक बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। वैसे तो हम जानते हैं गॉस का प्रमेय लगाते समय जो गाउसियन पृष्ठ लिया जाता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा गाउसियन पृष्ठ लेना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके, कैलकुलेशन आसान हो सके। और यहाँ पे क्या लिया गया है? एक बेलन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बेलन इस प्रकार से रखा गया है कि बेलन इस बिंदु से गुजरता हुआ जा रहा है, बेलन इस बिंदु से गुजर रहा है, और जो ये अनंत लंबाई का तार है वो बेलन का अक्ष बन चुका है। यहाँ पे बेलन ऐसे रखो कि ये तार बेलन का अक्ष बन जाए, और इस बिंदु से तो भैया गुजरना ही पड़ेगा इस बेलन को। अक्ष बनने से ये फायदा हुआ कि ये जो दूरी थी, ध्यान से देखना, बिंदु की जो ये दूरी थी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, ये दूरी अब इस सिलेंडर यानी बेलन का त्रिज्या बन चुका है, और इस बेलन की लंबाई जो है वो L है। तो अगर ये इतना डायग्राम क्लियर है तो आप यहाँ पर डेरिवेशन शुरू करने से पहले सिंपल शब्दों में इसकी हिंदी भी लिख सकते हो। इसलिए डायग्राम पे फोकस करो, हिंदी वाली चीज रट्टा मत मारना। तो आते हैं यहाँ पे मेन डेरिवेशन पर। अगर हम एक बेलन की बात करें तो इसमें एक होता है वक्र वाला भाग और दो होते हैं गोला वाले भाग, एक ऊपर गोला एक नीचे गोला। तो अगर हम लोग सबसे पहले इसके वक्र वाले भाग पर फोकस करें, और वक्र वाले भाग पे हमने एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है, छोटा सा हिस्सा पकड़ा है। अब यहाँ पर हमें एक तो DA यानी क्षेत्रफल सदिश निकालना है, और दूसरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप देख सकते हो मैं पहले यहाँ पे निकाला हूं, लेकिन ये आया कैसे सुनना। सबसे पहले अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो कैसे निकलता है? सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो ये रहा इसका सतह बेलन का, इस सतह के लंबवत और बाहर की ओर तो कुछ ऐसे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो DA कुछ इस प्रकार से बाहर आया है। अरे कहने का मतलब ये एक बेलन है और हमें इस बिंदु पर इसका क्षेत्रफल सदिश चाहिए, इस बिंदु पर। तो सतह के लंबवत बाहर की ओर ऐसे ही तो आएगा ना, ऐसे ही तो आएगा इसका DA यानी क्षेत्रफल सदिश, तो ऐसे आ गया। अब दूसरा है E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम सब यहाँ पर अगर मैं सिंपल शब्दों में बिल्कुल बोलूं तो यहाँ पर आवेश जो प्लस क्यों है, प्लस क्यों ऐसे फैला हुआ है, और हम जानते हैं प्लस आवेश धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं, और जिधर विद्युत बल रेखाएं जाती हैं E का दिशा उधर ही होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना ये सब। तो यहाँ से प्लस आवेश है तो प्लस से इस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं से दूर जाएंगे ना, ऐसे दूर जाएंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी इस तरफ आएगा। तो E का दिशा और DA का दिशा दोनों इधर है, ध्यान से देखना, E भी इधर
डीए भी इधर, तो दोनों के बीच का कोई झुकाव नहीं है। और जब कोई के बीच का दोनों के बीच का कोई झुकाव नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण क्या है, जीरो। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया कि ई और डीए के बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री है। अब देखो ई का जो दिशा है ना, वो आप सिंपल ऐसे ही याद रखो कि यहाँ पे प्लस आवेश वितरित है और प्लस से विद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं। बाकी इसका तो एक प्रॉपर रीजन है जो थोड़ा हाइयर हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लॉजिक सही है। यहाँ पर प्लस आवेश है और प्लस से विद्युत बल रेखाएं दूर दूर जाती हैं। अब बेलन का वक्र वाला भाग तो हो गया, अब हम लोग गोला वाले भाग की बात करते हैं। अगर इस गोले का अगर मुझे क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो ये रहा सतह, सतह के लंबवत बाहर की ओर, यानी कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे डीए ऐसे आ जाएगा और यहाँ इस वाले गोले के लिए डीए ऐसे चला जाएगा, सतह के लंबवत बाहर की ओर। समझ रहे हो? अरे नहीं समझे, फिर से देखो, ये रहा गोला वाला भाग, ये रहा पूरा गोला वाला भाग, ऐसे गोला वाला भाग। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ये रहा सतह, सतह के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे ही तो आएगा ना क्षेत्रफल सदिश। अगर ये नीचे वाला हुआ तो ऐसे आ जाएगा, नीचे सतह के लंबवत बाहर की ओर, सिंपल। लेकिन हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमेशा ऐसे ही है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ई ऐसे है और डी ऐसे, चाहे आप इसके साथ कोण देखो तब पर भी 90 अंश, इसके साथ कोण देखो फिर भी 90 अंश। और भैया हम सब जानते हैं जब कोण 90 अंश होता है तो फ्लक्स क्या आता था, शून्य। क्योंकि फ्लक्स जो है वो, फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा में जब थीटा का मान 90 अंश रखते हो तो कॉस 90 जीरो आता है। इसका मतलब इस वाले गोले और इस वाले गोले के लिए फ्लक्स का मान शून्य होगा, क्योंकि कोण 90 अंश का बन रहा है। फ्लक्स का मान कितना होगा, शून्य। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है जो कुल फ्लक्स आएगा वो वक्र वाले भाग से, यानी ये वक्र वाला भाग, और प्लस में ये गोला वाले भाग, इन दोनों के कारण आएगा। और हमें एक बात पता चला यहाँ से कि गोले के कारण तो फ्लक्स आएगा ही नहीं, फ्लक्स कितना होगा, शून्य यानी जीरो। तो कुल जो फ्लक्स का वैल्यू आएगा वो सिर्फ वक्र वाले से आएगा। तो सिंपल जो कुल आएगा, कुल फ्लक्स, वो सिर्फ और सिर्फ वक्र वाले भाग से आएगा, वक्र वाले भाग से ही आएगा। ठीक है ना, गोले वाले के कारण नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पे मैंने बताया क्योंकि कोण 90 अंश का बन रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो कुल फ्लक्स जो सिर्फ वक्र के कारण आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहे वक्र के कारण, तो हम लोग जानते हैं कि जो कुल फ्लक्स है वो सिर्फ वक्र के कारण आएगा। आएगा कितना, तो फाई ई का जो सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो हम सब जानते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए होता है। तो इसी सूत्र से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब भैया इस सूत्र को हम सब जानते हैं, भूल तो नहीं गए। डॉट को हटाने पे क्या आता था, कॉस थीटा। भूल तो नहीं गए, डॉट को हटाने पे क्या आता था, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। शुरुआत हमने देखो कहां से किया, फ्लक्स के सूत्र से किया है। तो फ्लक्स में इस डॉट को हटा दो, डॉट को हटाने के बाद हम सब जानते हैं, यहाँ पे थीटा लगा, एरो लगा दो, तो हम सब जानते हैं क्या आता है, कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा आप यहाँ पे चाहो ना, ये जीरो क्यों हुआ तो लिख भी सकते हो। क्यों हुआ, क्योंकि ई और डी ए इनके बीच का कोण, ये सिंबल क्या है, इन दोनों के बीच का कोण, ये कितना है, 90 अंश का कोण है। 90 अंश होने की वजह से ये जीरो हुआ है, आप लिख भी सकते हो। वापस यहाँ पे आते हैं तो ये cos थीटा में टूट गया। अब ये थीटा का वैल्यू मैंने पहले ही निकाल लिया ना, कितना आया, जीरो। देखो ई और डी ए के बीच का कोण ही तो है ना ये, तो है कितना, जीरो। तो जीरो रख दो अगले स्टेप में। तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है फाई ई, वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन में सतह का इंटीग्रेशन ई डी ए, और कॉस जीरो कितना होता है भैया, एक होता है। कॉस जीरो बराबर कितना होता है, एक होता है। और कॉस जीरो जब बराबर एक होता है तो चीजों का एक के साथ गुणा करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ पे बचा। अब अगले स्टेप में देखो, अब अगले स्टेप में मैं इस ई को इंटीग्रेशन से बाहर लाऊंगा। मैथ्स पढ़े होगे, इंटीग्रेशन से कोई चीज कब बाहर आता है, जब वो नियत हो। इसका मतलब ई जो है वो नियत होगा, ऐसा है भी, जल्दी से बता देता हूँ क्यों। बाकी तो आपको ध्यान रखना है, ई कैसा है, नियत है तो बाहर आएगा। क्यों आएगा देखो बता देता हूँ। ई का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अगर मैं बिंदु आवेश के कारण कहूँ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर। जो के होता है वो हम सब जानते हैं भैया क्या होता है, नियत होता है। इसका मान होता है 9 × 10⁹।
अब यहाँ पे सुनना, जो आर है वो भी तो यहाँ पे नियत है। कैसे सुनना, ये आपने छोटा सा भाग यहाँ पकड़ा तो दूरी आर, अगर आप छोटा सा भाग यहाँ पकड़ते फिर भी दूरी आर, यहाँ पकड़ते फिर भी दूरी आर, यहाँ पकड़ते फिर भी दूरी आर, चाहे जहां पकड़ते हमेशा दूरी जो है वो त्रिज्या का रूप ही ले लेता। इसका मतलब आर भी कैसा होता, चाहे आप जहां ले लो फिक्स ही रहेगा, क्योंकि आर जो है वो त्रिज्या का रूप ले चुका है। अगला बचा आवेश। अब भैया हमेशा आपने प्लस क्यों आवेश लिया है, ये सारा कैलकुलेशन प्लस क्यों आवेश पे है। ऐसा तो है नहीं कुछ देर बाद ये 10 क्यों हो गया, फिर 50 क्यों हो गया, फिर माइनस का 2 क्यों हो गया, ऐसा तो है नहीं, क्यों क्यों ही है। इसका मतलब ये भी नियत, और जब ये तीनों चीज नियत तो तीनों से ही तो ई बना है। इसका मतलब ई भी कैसा होगा, नियत होगा, और ई नियत है तभी तो ये बाहर आया। तो इसको क्या मैं बाहर ले लूं, बिल्कुल। आप सीधा ध्यान रखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, नियत है, और जब नियत वाली चीज है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है, सिंपल मैथ्स। अब भैया यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पिछला लेक्चर में मैं क्या बताया था, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, भूल तो नहीं गए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे 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 भाग को जोड़ना, छोटे छोटे भाग को जोड़ना। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या है, डी ए। डी ए मतलब होता है छोटे से भाग का क्षेत्रफल, जो आपने छोटा सा भाग पकड़ा है उसका क्षेत्रफल। अच्छा आप समझ भी गए होंगे छोटा सा भाग क्यों पकड़ा गया। जब आपने इस छोटा सा भाग पकड़ा तो यहाँ पे आप फ्लक्स निकाल लो, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरे के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर डीए मतलब ये छोटा सा भाग का क्षेत्रफल, आगे इंटीग्रेशन लगा है, इसका मतलब ऐसे जितने छोटे छोटे भाग है उन सबको जोड़ना। इंटीग्रेशन आगे लगने का क्या मतलब है, उन सबको जोड़ना। अब भैया जब ऐसे छोटे 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 भाग को जोड़ दोगे तो पूरा बेलन ही तो मिल जाएगा ना। अरे मान लो बेलन के 100 भाग हैं, कितने भाग हैं, 100 भाग हैं। तो अगर मैं एक भाग पकड़ लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं, इसका मतलब एक एक भाग को जोड़ रहा हूं जोड़ रहा हूं जोड़ रहा हूं, तो जब मुझे मैं एक एक करके सब जोड़ दूंगा, मतलब एक एक करके 100 के 100 भाग को जोड़ दूंगा, तो क्या मुझे एक पूरा बेलन नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या है, छोटे छोटे भाग को जोड़ो जोड़ो, तो जब छोटे छोटे भाग को जोड़ोगे तो एक समय बाद आपको पूरा बेलन मिल जाएगा। तो सिंपल इसका ये है, इस पूरे इंटीग्रेशन डीए का मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका क्या मतलब है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पूरे इंटीग्रेशन डीए का मतलब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये 10th क्लास में आपने पढ़ा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, आर है उसकी त्रिज्या, एल है उसकी लंबाई। तो क्या मैं इसके जगह पे लिखूं, ये कितना होता है 2 पाई आर एल, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होता है 2 पाई आर एल। तो एक स्टेप यहां पे लिख दूं, कुल विद्युत फ्लक्स क्या निकल के आया, ई, और गुणे में इस पूरे के जगह पे क्या आ गया भैया 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आया। अब देखो यहां से आगे कैसे बढ़ना है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं पहले ही लिख चुका हूं, जो चीज हमें प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे पहले ही लिख चुका हूं। तो यहाँ पे मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई लाना है। अब ये यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, और हम ये भी जान रहे हैं ये जो टॉपिक है इसमें गॉस का प्रमेय यूज होगा। तो भैया अब अगले स्टेप में हमको गॉस का प्रमेय यूज तो करना पड़ेगा ना। तो गॉस की प्रमेय से लिख दो, गॉस की प्रमेय से। अब सुनना ध्यान से, हम सब जानते हैं गॉस की प्रमेय बताता क्या है, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। क्या होता है, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, कुछ कुछ याद आया, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही होता है गॉस की प्रमेय, बिल्कुल। हमें क्या बताता है ये, फ्लक्स के बारे में। अच्छा सुनना ध्यान से, एक फ्लक्स बराबर ये चीज आया है, और एक फ्लक्स बराबर ये भी फ्लक्स को बता रहा है, ये भी फ्लक्स को बता रहा है, ये भी वही चीज को बता रहा है, ये भी वही चीज को बता रहा है। इसका मतलब ये वाला चीज दोनों बराबर होना चाहिए, तभी दोनों सेम चीज को बता रहा है। तो क्या मैं इसी के बराबर इस चीज को लिख दूं, बिल्कुल। तो यहां पर E गुणे में 2 पाई आर एल, ठीक, ऐसा हमें कर लिया। भैया अगले स्टेप में क्या किया, यहाँ का फाई बराबर कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, ई। तो यहां से हमें ध्यान सुनना, इस वाले पार्ट से
हमें ई को बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना एम मत भूलना, हमें लाना तो यही है, तो हमें यहाँ से ई को बराबर करना पड़ेगा। तो ई बराबर लिख लो यहाँ पे, ई को आप एकदम सिंपल ध्यान से बराबर कर लो। ई कहाँ पे है, यहाँ, तो इसको मैंने बराबर करना है, तो ये हो गया क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, बटे में एप्सिलॉन नॉट। ई को बराबर करोगे तो ये गुणा में है तो भाग में गया, तो ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर एल। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, सुनना कैसे हिंट लेंगे। यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे पाई वाली चीज है, एप्सिलॉन नॉट वाली चीज है, आर वाली चीज है, लेकिन लेमडा यहाँ पे है और यहाँ पे लेमडा है नहीं। कैसे मैं सोच रहा हूँ, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे लेमडा है नहीं, यहाँ पे लेमडा बैठा है, इसका मतलब हमें लेमडा लाना पड़ेगा। और भैया सुनो, यहाँ पे कहीं क्यों नहीं है और यहाँ पे क्यों फंसा हुआ है ऊपर, इसका मतलब लेमडा और क्यों में क्या कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, मैं खुद पढ़ाया हूँ। क्या पढ़ाया हूँ? क्योंकि हम सब जानते हैं लेमडा जो होता है रेखीय आवेश घनत्व होता है ना, क्या होता है? क्यू बटे में एल। लेमडा बराबर क्या होता था? क्यू बटे में एल। भूल तो नहीं गए, लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बाई एल। तो अगर मुझे क्यू को हटाना है, क्योंकि क्यू यहाँ पर है ही नहीं, तो क्यू के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो क्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ? लेमडा गुणे में एल, सिंपल गुणा। तो मैं क्यू के जगह पे रख देता हूँ लेमडा गुणे में एल, तो ये हो जाएगा लेमडा गुणे में एल और बटे में एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब इससे हुआ क्या देख सकते हो आप, एल वाली चीज कट गया और सिर्फ सिंपल क्या बचा, लिख लेता हूं लेमडा बचा और बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। अब फिर से देखो, हमें चाहिए क्या, हमें है पता क्या है, उसमें रिलेशन ढूंढो। हमको यहाँ पर ऊपर 2 चाहिए और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, चाहिए 4 है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका ये मतलब है कब मिलेगा, और भैया ऊपर 2 भी चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल फिट हो रहा है अगर मैं ऊपर और नीचे 2 का गुणा करा दूं। समझ में आया ना? 2 का क्या किया गया? गुणा किया गया, ऊपर नीचे 2 का क्या किया गया? गुणा किया गया, ऊपर नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें अपने एम में नीचे 4 चाहिए, ऊपर 2, इसका मतलब दोनों का गुणा करना पड़ेगा। ये सोचने का तरीका बता रहा हूँ, तो लिख दो भैया क्या है। आप सिंपल में एकदम अलग अलग करके लिख देता हूँ। ऊपर आया 2 लेमडा, तो ऊपर आ रहा है 2 लेमडा, 2 और 2 का गुणा 4 और बाकी ऊपर में अलग से ऐसे लिख सकता हूँ 1 बटे में 2 नहीं है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, ये हो गया, इसका काम हो गया और इसका काम भी हो गया। नीचे बचा कौन? आर। नीचे बचा कौन? आर। और भैया ध्यान से देखो, क्या यही हमें प्रूफ करना था? बिल्कुल। ई 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे में आर। और भैया ये सूत्र आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, लेमडा आर ये सारी चीजें दिया रहेगा, ई आपसे पूछ लेगा। तो ई बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे में आर, ये याद भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ भी जान लो, ई और आर के बीच का ग्राफ। ध्यान से देखो ई और आर कैसा है, देखो एक ऊपर है एक नीचे है, इसका मतलब है ई और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और भैया मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ई और आर है यहाँ पे दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, कोई नया चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टफ चीजें कभी पूछ लिया जाता है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इसको इसके साथ, और बढ़िया यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी ये था इसका डेरिवेशन, कुछ विशेष नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम आपने समझ लिया, उसके बाद छोटा सा भाग पकड़ लो, वहां पे डी और ई निकालो, तुरंत पता चलेगा दोनों के बीच का कोण 0 है। इन भाग के कारण आएगा ही नहीं, गोला वाले भाग के कारण, क्योंकि कोण 90 अंश का बन रहा है। उसके बाद फ्लक्स वाला सूत्र लगाओ, और फ्लक्स वाला सूत्र लगाते लगाते यहाँ पे आप जब पहुंचोगे, फिर गॉस का प्रमेय में यूज होना है, क्योंकि ये उसका ही अनुप्रयोग है, तो यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ से आपने फाई ये निकाला था और गॉस की प्रमेय से फाई ई ये है, तो भैया ये भी फाई ई ये भी फाई ई, इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट भी तो बराबर होना चाहिए ना, तो ये दोनों पार्ट हमने बराबर कर दिया। उसके बाद भैया हमें चाहिए क्या? ई, तो ई को मैंने बराबर कर लिया। अब यहाँ पे पहले ही हमें पता है, ये याद भी होना चाहिए कि हमें लाना ये है, तो ये अगर लाना है तो इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो बनाओ। तो हमको यहाँ पे क्यों हटाना था?
क्यों नहीं चाहिए तो क्यों हटा दो, लेमडा लाना था यानी क्यों और लेमडा में कुछ रिलेशन होता है, बिल्कुल होता है ये, फिर रख दिया उस हिसाब से एल वगैरह कट गया। फिर भैया हमको ऊपर 2 चाहिए था और नीचे 4 चाहिए था, तो दोनों का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का, तब ये मिल जाएगा। और बाकी ग्राफ ये है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म होता है। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।